तो गैस आज जैसे कि आप देख रहे हो थंबनेल में ही आपने देखा होगा, आज मेरा पढ़ाने का बिल्कुल मूड नहीं है। एक्चुअली मैं एक तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, आपका एग्ज़ाम का जो मेंस का डेट है वो आगे बढ़ चुका है। देखो, फ्रस्ट्रेटेड मैं पहले से था, लेकिन इन सारे चीज़ों को देखकर मैं और फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले जो बीएसएससी का एग्ज़ाम का डेट था, मैंने अनाउंस नहीं किया है। यार मुझे पता है ये फालतू का आप लोगों को डेट दे रहा है और बरगलाने का कोशिश कर रहा है, इसलिए मुझे मेरा मन ही नहीं होता है कुछ मैं अपडेट करूँ। जो एग्ज़ाम होने वाला था बीएसएससी, जो इंटर लेवल है उसका मेंस जो होने वाला था वो आपका दिया गया है 29 नवंबर का डेट दिया गया था, ठीक है। वहीं पे आज सुबह मुझे पता चला जो बिहार एसआई मेंस होने वाला है जो 11 अक्टूबर को होने वाला था, उसका डेट भी चेंज करके 29 नवंबर दे दिया गया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि बिहार में सारे गंजेड़ी भंगेड़ी यहीं पे पड़े हुए हैं, सारे ऑफिसर्स यहीं पे गांजा पी के बैठे रहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। सोचो, मतलब दूसरे अगर स्टेट कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे हैं तो मुझे पता चलता है कि हो सकता है समझ में नहीं आया होगा या उनसे कुछ गलती हो गई होगी, उन्होंने चेक नहीं किया होगा। बिहार का ही दो काउंसिल है, दोनों के बीच में इतना तालमेल नहीं है एक दूसरे का डेट देख पाए, और दोनों डेट 29 नवंबर को फाइनल कर दिया गया है। मतलब ये तो मैं बोल सकता हूँ ना, बेवकूफ़ भी ऐसा काम नहीं करेगा जो बिहार गवर्नमेंट कर रही है और जो ये ऑर्गेनाइजेशंस कर रही है, जो ये काउंसिल्स कर रहा है। अब आप लोगों को बुरा लग गया होगा कि मैंने बिहार गवर्नमेंट को क्यों इसमें घसीटा। आपको पता है कि ये सारे इन्फॉर्मेशंस जो रिलीज़ होते हैं वो बिहार गवर्नमेंट के निर्देश पे ही रिलीज़ होते हैं, ठीक है। और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ ये भी फॉल्स डेट है, दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम आपका नवंबर में भी नहीं होगा। इलेक्शन से पहले ये डेट अनाउंस किया गया था ताकि जो भी स्टूडेंट हैं जो हंगामा कर रहे थे वो शांत हो जाएं। मुझे आशंका इसका पहले से भी था, लेकिन जो बिहार दरोगा है, बिहार एसएससी का तो मुझे समझ में आया, चलो नवंबर में वो होना है, पहले से उसका डेट क्लियर नहीं था तो आगे बढ़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार दरोगा का जो एसआई मेंस था उसका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है आपका, शायद जहाँ तक मुझे याद है 23 तारीख से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, होना चालू हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, सबको सेंटर अलॉट हो गया है। और नोटिफिकेशन में क्या आया है, नोटिफिकेशन में आया है जगह नहीं मिल पाया इलेक्शन के कारण। मतलब मैं अंदर से इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं किसी को कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। यार क्या स्टूडेंट को बेवकूफ़ समझते हो? स्टूडेंट क्या खा के पैदा हुए हैं जो इतना बरगला रहे हो स्टूडेंट को? ये बिहार गवर्नमेंट वाले पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे आपका लाइफ। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है अब भी समझ लो। सिर्फ इस फ्रस्ट्रेशन में मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। आज कल शाम से ही मेरा मूड बिल्कुल ख़राब है, मैं क्लास आपका नहीं ले पा रहा हूँ। तो अभी से लेकर मंडे तक क्लास ऑफ रहेगा, मंडे से फिर मैं देखता हूँ क्या करना है। मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहता हूँ, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो चुका है। एक तो आपका यूपी का केस है, जो हाथरस वाला केस है, क्या मुझे उस केस से खासा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पहले नहीं था, तो कल मैंने उसका थोड़ा सा डिटेल देखा। मुझे नहीं पता एक्चुअल में क्या हुआ वहाँ नहीं हुआ, वो सारे बातें मुझे नहीं पता है। लेकिन जितना वीडियोस जो वहाँ पे शूट किए गए थे, ठीक है, न्यूज़ वाले का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो वीडियोस वहाँ पे शूट किए गए थे दूसरों के द्वारा, जो यूट्यूब पे अपलोड हुआ या कहीं पे भी हुआ, मैंने कल से उसका पूरा एक सीरीज़ देखा है। इसमें क्या उस लड़की के साथ क्या हुआ मैं इसका चर्चा कर ही नहीं रहा हूँ। उस लड़की के साथ जो हुआ उसके बाद क्या क्या हुआ, अगर वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा आपका ह्यूमन राइट्स का जो एक मुद्दा है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इंडिया में। और अगर मैं खुल के बोलता हूँ, अगर जो गवर्नमेंट अभी शासन में है अगर यही चलती रही तो कल के डेट में आपके पास बोलने का राइट भी नहीं रहेगा। जो चीन में चल रहा है वही चलेगा यहाँ पे भी। जो भी सपोर्टर्स हैं उनको बुरा लगेगा, पर आपके साथ भी कल वही होने वाला है। जैसे ही आप कुछ खिलाफ बोलोगे, चीन में अभी क्या होता है, अगर कोई बंदा गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है तो गवर्नमेंट उसको उठवा लेती है और फिर वो कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं, 6 मंथ बाद 1 साल बाद पता चलता है कि उसका डेथ हो गया है और वो अब जिंदा नहीं है। वही हालत बिहार में भी होने वाला है, वही हालत पूरे इंडिया में होने वाला है। तो आप लोगों को अगर अभी भी समझ में नहीं आता है, सिंपल सा देखो स्टूडेंट के साथ ये लोग कितना खेल रहे हैं। BSSC CGL, ठीक है, इसका वैकेंसी 2018 में आने वाला था। 2018 पास हो गया, कुछ नहीं निकला। 2019 पास हो गया, कुछ नहीं निकला। 2020 पास हो गया, कुछ नहीं निकला। इसका मतलब आप समझ रहे हो,
आपके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रह जाएंगे, उनको कहीं पे जॉब मिलेगा नहीं, आप कहीं फाइट कर नहीं पाओगे, एज आपका निकल जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे बिजनेस करूँगा, भाई करो बिजनेस, क्या बिजनेस करोगे? सारे सेक्टर्स में नुकसान हो रहा है, क्या बिजनेस करोगे आप? कौन सा बिजनेस करोगे? कहीं पे भी एक भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा जहां से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको अभी भी दिख रहा है कोई एक ऐसा पॉइंट जहां से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, तो आप बिल्कुल उस रास्ते पे चलो। सक्सेस मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो फिर बैठ के रोना जैसे अदर रोते हैं, ठीक है। और जहाँ तक एग्ज़ाम्स का बात है, आपके जॉब्स का बात है, तो बिहार में मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इस जन्म में जॉब मिलेगी, क्योंकि 2014 का वैकेंसी को इतना लटकाया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि 2025 तक भी ये क्लियर होगा या नहीं होगा, मुझे उम्मीद नहीं है इस चीज़ का भी 2025 तक भी ये क्लियर कर पाएंगे। और दरोगा वाला वैकेंसी, ये तो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए वैकेंसी ही लाया गया था। एक वैकेंसी लाया गया, उसका मेंस बाकी है, फिजिकल बाकी है, उसके बाद मेरिट लिस्ट उसका आना बाकी है, और उससे पहले दूसरा वैकेंसी लाया गया। आपसे सिर्फ फॉर्म भरवाने का पैसा वसूला जा रहा है बस, और कुछ नहीं। अमीन वाला एक वैकेंसी आया, ठीक है, उस वैकेंसी का कुछ हुआ नहीं, कुछ एग्जाम नहीं हुआ है। दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा 40 और अमीन का वैकेंसी निकाल दिया गया। भाई बिहार ही है ना, बिहार में जब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो एक डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है, तो क्यों ये 40 अमीन का एग्जाम उसके थ्रू नहीं हो सकता था? जब बिहार का ही दो अलग अलग डिपार्टमेंट है और दोनों एग्जाम एक साथ नहीं ले सकती थी क्या? ये 40 वैकेंसी जो निकाला गया है अमीन का दोबारा, ये सिर्फ आपसे फी वसूलने के लिए निकाला गया है और कुछ नहीं। किसी का नौकरी नहीं होने वाला। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट मुझे बताना, अगर आप लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे मुझे नहीं पता, सिर्फ एक बात बताना कि पहली बार जो वैकेंसी आया था अमीन का, वो शायद 1700 के आसपास वैकेंसी आया है, इस बार 40 वैकेंसी आया है। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, उसको मुझे क्लियर करके बताना, किस तरह से आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है वो समझना। जिस स्टूडेंट का इस 1700 में सिलेक्शन होगा, क्या इस 40 में से इनका सिलेक्शन नहीं होगा? मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूं कि इस 1700 में जो टॉप 100 स्टूडेंट होंगे उन्हीं का सिलेक्शन इस 40 में भी होगा। अब आप बताओ, इसका एग्ज़ाम हुआ नहीं, 1700 वाले का कुछ हुआ नहीं, ना एग्ज़ाम हुआ है ना रिजल्ट आया है, और इन्हीं स्टूडेंट से फिर ये 40 फॉर्म भरवा लिया गया। अब जिसका सिलेक्शन इन 1700 वाले में हो गया उन्हीं का 40 वाले में हुआ, इसका मतलब ये 40 तो वैकेंट ही रह जाएगा ना, क्योंकि वो दोनों में से किसी एक जगह ही जाएंगे, यानी ये सीट वैकेंट ही रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो फी लिया जा रहा है वो बस आपसे फी वसूला जा रहा है और सीट वैकेंट का वैकेंट ही रहेगा, आपको जॉब नहीं दिया जाएगा उसमें भी। ये खेल है इस गवर्नमेंट का, चाहे बिहार में हो या सेंटर में हो, हर जगह यही खेल चल रहा है। फी लिया जाता है आपसे, रेलवे का फी आपसे लिया गया है 500 रुपये, ठीक है, और 2 करोड़ स्टूडेंट, लगभग 2 करोड़ स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। इस पैसे को इन लोगों ने क्या किया? इस पैसे को इन लोगों ने लेकर बैंक में जमा रखा है, इसका इंटरेस्ट ये लोग खा रहे हैं। सुन के बुरा लग रहा होगा, पर इसका इंटरेस्ट ही अरबों में है। जो 2 साल में आपका एग्जाम नहीं हुआ है, इसका इंटरेस्ट अरबों में है, क्योंकि संख्याओं में आपसे पैसा लिया गया है। अब ये बताओ, ये अरबों का इंटरेस्ट किसका हुआ? आपका हुआ या सरकार का हुआ? कोई इसका लेखा जोखा रखने वाला नहीं है, जहाँ गया वहाँ गया। आपको उससे कोई मतलब है नहीं, गवर्नमेंट को भी उससे मतलब नहीं है। अभी हर जगह यही हो रहा है। बिहार में इलेक्शन होना है, देखो किस तरह से हर एक डिपार्टमेंट, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये देश का एक, जो आप बोल सकते हो ना, देश का जो एक गणतंत्र देश जिसको बोलते हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्री जिसको बोलते हैं, वो हमारा अब नहीं रहा। अब आपको इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन अभी कोरोना के टाइम में इलेक्शन कमीशन को बिहार में इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए था, पर इन्होंने करवाया। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कुछ बहुत ही अर्जेंट होगा, पर सो इन्होंने करवा दिया। अब आप अगर देखोगे पुराना इलेक्शन कोई भी निकाल के, तो कम से कम 5 चरण में यहाँ इलेक्शन होते हैं हर बार। क्यों? क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन अधिक है, 5 चरण में होता है इलेक्शन। इस बार का इलेक्शन मात्र 3 चरण में हो रहा है। मतलब इलेक्शन कमीशन को पता है मुझे वोटर्स की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे फेवर करने वाले पार्टी के जो भी वोटर्स हैं वो लोग आ जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। आप ये समझो ना, आज से 5 साल पहले वाले इलेक्शन में 5 चरण था, और शायद लोकसभा के इलेक्शन में 7 चरण था, और जब दोबारा इलेक्शन हो रहा है पॉपुलेशन बढ़ा है या घटा है मेरे भाई? देखो, मैं यहाँ पे किसी पार्टी का अपोज करने या किसी पार्टी को सपोर्ट करने नहीं आया हूँ।
लेकिन अंदर में जो फ्रस्ट्रेशन है, मैं आप लोगों से बात नहीं करूँगा तो किससे करूँगा। आप लोग जो इंडिया के यूथ जो भी है ना, अगर वो समझदार हो जाएं, वो अंधभक्ति करना, किसी भी पार्टी का अंधभक्ति करना छोड़ दें और जेन्युइन चीज़ों को अगर वो लोग फोकस करें ना, तो देश अच्छे हालत में आ सकता है। लेकिन अंधभक्ति ही इस देश को ले डूबेगा। यूपी वाला कांड अगर मैं बात करूं उसका, तो जिस तरह से वहाँ के डीएम का, वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट का जो भी रिस्पॉन्स रहा है, वो मैं ये मानता हूँ वर्स्ट रहा है। अभी महाराष्ट्र में जो कंगना के घर के गिराने के टाइम में जो भी महाराष्ट्र पुलिस ने एक्शन लिया है, उससे भी गया गुजरा एक्शन इसमें पुलिस ने लिया है। और जहाँ तक मुझे खबर है, राहुल गांधी पे पुलिस वालों ने हाथ भी उठाया है। ठीक है, मैं यहाँ पे कांग्रेस का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पॉलिटिकल लीडर का बात कर रहा हूँ, वो भी वो जो आपके अपोजिशन में है। अपोजिशन हमेशा जनता का आवाज़ होता है, चाहे वह कैसा भी हो। ठीक है, तो मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल लीडर पे एक पुलिस वाला हाथ उठा देता है, तो समझ सकते हो उस पुलिस वाले के पास कितना पावर आ चुका है। जबकि ये क्या करने गए हुए हैं, अगर कोई गलत काम करने गए हों तो मैं मान सकता हूँ, चलो मारा तुमने कोई बात नहीं। ये क्या करने गए हैं, वहाँ पे उससे मिलने गए हैं जो पीड़िता के फैमिली हैं, चाहे उनका पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो, कोई गलत काम से तो ये गए नहीं थे, पर पुलिस वाले ने इन पर हाथ उठाया। देखो, बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि हमारे देश में जो ह्यूमन राइट्स हैं वो बिल्कुल नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल आपका ह्यूमन राइट्स खत्म होते जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इसका कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, इसको याद रखना और अगर समझने का कोशिश करना। सबसे पहले अगर सुशांत सिंह राजपूत का मैं बात करूं, इनके केस का बात करूं, इनके केस को भूल जाओ। इनके केस में जो जो हुआ मैं बात करूं उसका, आपको पता है चैट्स, ठीक है, व्हाट्सएप चैट्स कैसे भाई मीडिया को मिल सकते हैं। आप जब व्हाट्सएप पे चैट करते हो, लिखा जाता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। इसका मतलब होता है आपसे लेकर दूसरे इंसानों के बीच में ही ये चैट रहेगा, बीच में ना तो कोई इसको पढ़ सकता है, ना ही कुछ और हो सकता है। यानी आपने अगर डिलीट कर दिया, इन्होंने भी डिलीट कर दिया, तो ये चैट खत्म हो जाएगा और बीच में कोई भी इसको पढ़ नहीं सकता है। अब ये बताओ कैसे दूसरे लोग इसका चैट पढ़ रहे हैं। मैं किसी केस का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने अच्छा किया बुरा किया क्या किया वो उससे मुझे मतलब नहीं है। कल के डेट में आपके साथ क्या हो सकता है मैं ये बात कर रहा हूँ। भाई पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं ये बोल रहा हूँ ये चैट सीबीआई ने निकलवाया। सबसे पहली बात, व्हाट्सएप से कैसे निकला, अगर निकला तो आप भी सुरक्षित नहीं हो। दूसरी बात, सीबीआई ने जब निकाला तो न्यूज़ चैनल वाले के पास कैसे पहुंच गया, कोई इस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा है। न्यूज़ चैनल वाले का अधिकार क्या है, वो आपका चैट पढ़े। अगर रिया चक्रवर्ती का चैट कोई पढ़ रहा है, इसका मतलब आपका भी चैट कोई ना कोई पढ़ रहा है, और आपका ह्यूमन राइट्स का जो सबसे बड़ा राइट टू प्राइवेसी एक्ट है वो खत्म हो चुका है। आप अंधभक्ति करते रहो, अंधे बन के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे भागते रहो और आपका राइट्स एक एक करके खत्म होता जाएगा। किसान बिल आया, मैंने उस पर भी कुछ नहीं आप लोगों को मैंने बताया अभी तक। किसान बिल आया, अगर मेरी बात माने, मैंने शायद एक आर्टिकल मैंने सिर्फ एक अपलोड किया था कि ये बहुत ही बदतमीजी से इस बिल को पास किया गया है, जो कि एक गणतंत्र राष्ट्र में नहीं हो सकता है ऐसा बिल पास। उस तरीके से राज्यसभा में इस बिल को पास करवाया गया, जो कि बहुत ही बुरा हालत है इस देश का। अगर मैं बात करूं तो इस एस्पेक्ट से, आपके राइट्स के एस्पेक्ट को लेकर मैं बार बार क्यों बोलता हूं इसको चाइना बना दिया जाएगा, क्योंकि चाइना में वन मैन पावर है, यानी एक ही आदमी के पास सारा पावर है, वो जो चाहे वो करेगा, अच्छा चाहे अच्छा करेगा, बुरा चाहे बुरा करेगा। आपके पास कोई पावर नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, पब्लिक को उस बारे में पता होना चाहिए, पब्लिक का इंटरेस्ट होना चाहिए। पब्लिक के लिए अच्छा है तो पब्लिक मानेगी, बुरा है तो नहीं मानेगी, बात खत्म है। किसान बिल पे सारे किसानों ने विरोध किया, उनका कहना था चाहे तुम कहीं भी मुझसे बच पाओ, मुझे एमएसपी चाहिए। अदर चीज़ों को तो उन्होंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उनके समझ से बाहर था। जो गरीब किसान है उन्होंने बोला मुझे एमएसपी चाहिए, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, चीख चीख कर उन्होंने कहा। और हमारे जो सरकार है उन्होंने आके क्या कहा, ये किसान का तो विरोध है ही नहीं, ये बीच के बिचौलिए विरोध कर रहे हैं। भाई वो क्या विरोध कर रहे हैं वो भी तो तुम सुन लो। यानी उनका पूरा फोकस है कि मुझे नहीं सुनना, तुम क्या भौंक रहे हो, बोल नहीं रहे हो। यहाँ की जनता भौंकती है क्योंकि कुत्ती है यहाँ की जनता, और वो भौंकती है बस, वो बोलती नहीं है क्योंकि आपके मुंह में बोली ही नहीं है।
तो तुम क्या भौंक रहे हो, इसको सरकार को सुनना ही नहीं है, तो क्यों तुम्हारे बारे में वो सोचेगी। दूसरी बात, अगर बिहार का मैं बात करूं तो तुम लोग जितने भी अभी वोटर्स हो, जो लोग वोट करते हो या जो वोट करोगे, सबसे पहली बात तो मैंने बता ही दिया, जीत तो तय है। अगर इसी हालत में सब चीज़ होता रहा तो मैं पहले ही डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। उनके सपोर्ट में कौन खड़ा है मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है जीत उन्हीं की होगी। दूसरी बात, अगर तुम लोग सचमुच इस राज्य का भला चाहते हो या किसी का भला चाहते हो तो एक कैंडिडेट्स का लिस्ट देखो, आपके एरिया में कौन कौन कैंडिडेट खड़ा हुआ है, उसमें से जो पढ़ा लिखा इंसान है यार उसको चुनो। तुम लोग गंवार इंसान को चुन के भेज देते हो, उसके बाद बोलते हो ये कुछ करता नहीं है। भाई ऐसा काम नहीं चलता है, गलती तुम्हारी है, सरकार की गलती नहीं है। देखो भाई, अगर 10 कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो सारे मुर्दे नहीं हैं, उसमें से कुछ जीवित इंसान भी हैं, उनको चुनो। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं विरोध कर रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ उन कैंडिडेट्स में जो सबसे पढ़ा लिखा हो, जो समझदार हो, आपको ऐसा लग रहा है उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, वो लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा ना कि उनका फैमिली बैकग्राउंड डाकू का है, उन्होंने 7 खून किया है, 2 रेप किया है, फिर भी जीतेंगे तो वही, तो मैं दूसरे को वोट क्यों दूँ। तुम लोग यही सोच के हमेशा ऐसे इंसान को चुनते हो जिनका कोई वजूद ही नहीं था, मतलब अच्छे सेंस में। तो ऐसे इंसान को चुनो जो पढ़े लिखे हो, जो अच्छे कैंडिडेट हो, और फिर उनको वोट करो, चाहे वो निर्दलीय से ही क्यों ना हो। निर्दलीय इलेक्शन अगर जीत जाते हैं, मान लो कोई पार्टी नहीं जीतती है और एक बढ़िया सरकार नहीं बन पाती है, फिर भी अभी का जो सरकार है उससे लाख गुना अच्छा सरकार होगा, क्योंकि अभी मोनोपोली चल रहा है, जो मन होगा वो होगा। सारे के सारे डिपार्टमेंट्स देखो, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, और जो भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुझे तो भी सारा नाम भी याद नहीं आ रहा, मैं इतना अंदर से फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। ये सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपका आरबीआई, ठीक है, ये सारे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट को इनसे कोई मतलब नहीं है, पर ये सब गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है। आपका लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का स्पीकर, विधानसभा का स्पीकर, ये सब इंडिपेंडेंट होने चाहिए, किसी भी पार्टी से इनको कोई ताल्लुकात नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये सब, मुझे बोलते हुए शर्म आ रहा है, ये सब किसी एक पार्टी के लिए काम करने के लिए लग चुके हैं। अगर नहीं तो ये पब्लिक के वेलफेयर में सोचते, किसी पार्टी के वेलफेयर में नहीं। इस कोरोना काल में बिहार में इलेक्शन कहीं से भी वाजिब नहीं है, अगर है भी तो प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ, प्रॉपर इंतजाम के साथ करने चाहिए। और अगर 7 चरण में नॉर्मल इलेक्शन होता है, 5 चरण में नॉर्मल इलेक्शन होता है, इसको कम से कम 10 चरण में लेना चाहिए था, ताकि कम लोग एक दिन जुटे और अच्छे से वोट करें। पर इनका टेंडेंसी वो नहीं है कि आप वोट करने जाओ, इनका टेंडेंसी है कि मेरा वोट बैंक तैयार हो जाए, मैं अपने कैंडिडेट से वोट दिलवा दूं, मेरा सरकार बन जाए, बात खत्म है। और इलेक्शन कमीशन इसमें इनका साथ दे रही है। अभी अगर आप डिटेल से थोड़ा देखोगे, न्यूज़ चैनल को मारो गोली, न्यूज़ चैनल पे आपको कुछ भी सही बात नहीं बताया जाता है। आपको अगर देखना है तो बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं जो विदेशी पेपर्स हैं या हमारे यहाँ के ही पेपर्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, उनका न्यूज़ आर्टिकल पढ़ो। उसके बाद तुम तथ्य की जानकारी इकट्ठा करो, भाई सही बोल रहे हैं कि नहीं गलत बोल रहे हैं वो लोग, तब आप जज कर पाओगे सही है गलत है। प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है न्यूज़ चैनल पे, आप उसको देखकर कुछ भी सही गलत फैसला मत करो, ठीक है। आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, मैं इस इलेक्शन से रिलेटेड मैं ये आज लास्ट वीडियो ही बना रहा हूँ। मेरा कोई मोटिव नहीं है आप लोगों को किसी भी पार्टी के फेवर में वोट करवाने का या किसी के विरोध में करवाने का। बस मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बिहार के जो भी स्टूडेंट्स हो, जहाँ पे भी हो, अगर आप वोटिंग करते हो और वोट करने जा रहे हो, पूरा लिस्ट देखो, उसमें से चुनो जो पढ़े लिखे हैं, उनको जाके वोट करो, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो, ठीक है। मैं किसी भी पार्टी का नाम लेकर नहीं बोल रहा हूँ कि इस पार्टी का होना चाहिए, उस पार्टी का होना चाहिए, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, इतिहास उनका अच्छा रहा हो अपने पॉलिटिकल कैरियर में, या वो न्यू भी हैं, वो पढ़े लिखे होने चाहिए, ठीक है। उनको उनके पास एक बुद्धि होना चाहिए, गंवारपन नहीं होना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा। और थोड़ा सा तुम लोग भी माइंड को रिलैक्स करो, क्योंकि एग्ज़ाम जहाँ तक मुझे उम्मीद है दिसंबर से पहले, और इस साल में तो मुझे उम्मीद ही नहीं है यार, क्या बताऊँ, इतना फ्रस्ट्रेशन होता है ये सारे सिचुएशंस को देखकर कि मुझे तो पता ही नहीं है। लेकिन जो भी है, अगर आप लोगों को पढ़ते रहना है तो मन लगा के पढ़ते रहो, फ्रस्ट्रेशन तो आते जाते रहता है, कुछ दिन रिलैक्स कर लो, ठीक है। अभी आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय है,
तो एक एक दिन 2 दिन रिलैक्स कर लो, उसके बाद फिर से हम लोग मंडे से अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। मंडे तक मैं ऑफ रखूँगा, क्योंकि मेरा दिमाग तुम लोगों से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे बातें होती है जो मैं किसी से शेयर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा शेयर करूँगा फिर पता चलेगा कि मेरे घर पे पुलिस आई है और मुझे उठा के लेके जा रही है। सोच लो, जब मेरे जैसा इंसान इस लेवल तक डर सकता है तो फिर और भी बोलने वाले हैं तो वो लोग कितने डरे हुए होंगे। ठीक है, चलो जो भी है, तुम लोग अपना ख्याल रखो, अच्छे से एंजॉय करो, और बस यार कुछ और नहीं बोलना। चलो ठीक है, बाय।